आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। एक गांव में एक सुनार रहता था। सुनार अपनी ईमानदारी से पूरे गांव में ही नहीं अपितु आसपास के नगरों में, यहां तक कि राज्य में भी उसकी अपनी एक पहचान थी, क्योंकि इतनी बारीकी से वो आभूषणों का निर्माण करता था और जिस गले का हार यदि उसकी कारीगरिता से संपन्न हो गया, उस महिला के गले की वो शोभा बन जाता था। फलस्वरूप बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी उसी सुनार से अपने आभूषणों का निर्माण करवाते थे। सुनार के बाजू में ही एक सज्जन राज नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो सज्जन था, पर काम पूरे के पूरे दुर्जनों के करता था। पर सुनार से किसी से कुछ लेना देना नहीं था। सवेरे से शाम तक इतना ज्यादा अपने काम में वो व्यस्त रहता था कि उसे कई बार तो खाने का भी समय नहीं मिल पाता था। कालांतर में सुनार का विवाह होता है प्रेमलता नाम की युवती से। प्रेमलता अत्यंत सुशील, सरल और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। चरित्रवान थी, पतिव्रता थी। सौंदर्य मानो उसके अंग प्रत्यंग से झलक रहा था, प्रतिलक्षित होता था। एक बार यदि कोई उसे देख ले तो बस मंत्रमुग्ध होकर देखता ही रह जाए। ऐसा उसका लावण्य, ऐसा उसका रूप, और रूप के अनुरूप ही उसका व्यवहार था, उसका आचरण था। हर एक से वो अत्यंत विनम्रता से बात करती थी। सुनार के पास कोई कमी नहीं थी। सुविशाल भवन था उसका। विविध उद्यानों के अंदर भी तरह तरह के विविध प्रकार के फूल खिले हुए थे। किसी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। सुनार मन ही मन सोचता कि कुछ समय मुझे अपने लिए भी अब निकालना चाहिए, क्योंकि स्वर्णाभूषणों की कारीगरी करते करते उसकी आंखें भी अब जलने लगी थी, कम दिखाई देने लग गया था। और इधर जो सज्जन राज था, उसका पड़ोसी, उसने जब पहली बार प्रेमलता को देखा तो उसके प्रेम के अंदर वो गिर गया। प्रेमलता को इस बात का भनक ही नहीं। मन ही मन ये सज्जन राज प्रेमलता से प्रेम करने लगा। इच्छा होने लगी कि बस एक बार ही सही प्रेमलता यदि मेरी बाहुपाश के अंदर आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और एक दिन उसे मौका मिल गया। प्रेमलता अपने उद्यान के अंदर गमलों में पानी छिड़क रही थी। इस सज्जन राज ने देखकर कहा कि प्रेमलता, तुम सचमुच में अद्वितीय सुंदरी हो। क्यों नहीं तुम थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी बांट दो अपने सौंदर्य का। निर्लज्जता पूर्ण उसने अपने मन की अभिव्यक्ति प्रेमलता के सामने रख दी। प्रेमलता क्रोधाभिभूत हो उठी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी। उसने कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती इस तरह से पराई स्त्री से बात करते हुए? तुम्हारी मनोभावना मैं अच्छी तरह से समझती हूं। क्या तुम्हारे घर के अंदर बहन बेटियां नहीं है?
क्या उनके साथ भी तुम इस तरह से वार्तालाप करते हो? और उसको बुरी तरह फटकार के प्रेमलता अपने घर के भीतर आ गई। सज्जन राज तिलमिला उठा था। उसने मन ही मन गांठ बांध ली कि कुछ भी हो मैं इस प्रेमलता को छोड़ूंगा नहीं। कितना अहंकार है इसे। पर वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं कितना बुरा हूं। प्रेमलता अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर प्रेमांध हो गया था, मोह अंध हो गया था, कामांध हो गया था। और जब आदमी कामांध हो जाता है ना, तो उसी तरह के ताने बाने बुनने लगता है अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अब उसने क्या किया, इस सुनार से मित्रता बढ़ाई। धीरे धीरे उसके साथ उठने लगा, बैठने लगा, इस तरह से वो व्यवहार करने लगा कि सुनार उसको अपना सबसे अच्छा मित्र मानने लगा, अपना हितैषी समझने लगा। अब इस बीच सुनार के आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी थी। एक दिन सुनार ने सज्जन राज को बुलाया और कहा कि सज्जन, तुम सचमुच में बहुत सज्जन हो। मेरे पास 5000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने एकत्रित करके रखी है और मेरी आंखें भी धीरे धीरे अब मुझे दिखाई नहीं देता है। बहुत आंखें फाड़ फाड़ के काम करना लगता है। अब मेरे हाथों में वो सफाई भी नहीं रही आंखों की वजह से, जो मैं जैसा चाहता हूं वैसे आभूषणों का निर्माण कर सकूं। ये विपत्ति के समय में ये धन राशि मुझे काम आ जाएगी। और इस गांव के अंदर तुमसे ज्यादा सज्जन मुझे तो कोई नजर नहीं आता है। तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास भी है, तुम मेरे परम मित्र भी हो। मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी इन 5000 स्वर्ण अशर्फियों में से, इन स्वर्ण मुद्राओं में से जितनी मुझे चाहिए तुम देते चले जाना। पर घर के अंदर इतना सब कुछ पैसा रखना ठीक नहीं है। और ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा कोई जानता भी नहीं। मैं चुपचाप तुम्हें देता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे विश्वास है तुम मुझे दे दोगे। सज्जन ने धुर्त तो था ही। उसने कहा, नहीं मित्र, इतनी बड़ी रकम तुम मेरे हवाले कर रहे हो, इतना विश्वास भी ठीक नहीं है। मैं ठीक है तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, पर पैसा तो पैसा ही है। ये बात सुनकर सुनार को और ज्यादा उसके ऊपर विश्वास हो गया। वो कहने लगा, नहीं मित्र, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। और वो भीतर गया और संदूक उठा के ले आया और 5000 स्वर्ण मुद्राओं की वो पेटी, वो संदूक उसके हवाले कर दी। मित्र, कुछ भरोसा नहीं है, घर के अंदर कौन चोर घुस जाए। मेरा इतना बड़ा घर और मुझे दिखाई भी नहीं देता है। तुम्हारे पास ये सुरक्षित रहेंगे। मन ही मन सज्जन राज के तो लड्डू फूट रहे थे। उसे तो लगा कि अब मजा आ गया। उसने वो संदूक लिया और ये सब कुछ इतना गुप्त रीति से हुआ कि उन दोनों के अलावा किसी को पता ही नहीं था। संदूक उठा के सज्जन राज अपने घर पर लेकर चला गया। कालांतर में सुनार की आंखें सचमुच चली गई। उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने लगा। अब एक दिन सुनार ने अपनी पत्नी प्रेमलता से कहा कि पड़ोस में जाओ सज्जन राज के वहां पर, और मैंने उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं गिरवी के तौर पर रखने के लिए दी है कि संभाल के रखेगा। आज मुझे जरूरत है तो उसमें से तुम 100-200 स्वर्ण मुद्राएं मांग के लिए आओ। प्रेमलता अपने पति के कथनानुसार सज्जन राज के वहां पर जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पति ने भेजा है, उन्होंने आपके पास 5000 स्वर्ण मुद्राएं रखी है, तो उसमें से 200 स्वर्ण मुद्राओं की उन्हें ज्यादा जरूरत है, तो आप दे दीजिए। ये प्रेमलता के ऊपर मोहित तो था ही। इसने कहा, प्रेमलता,
5,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या, मैं तो तुम्हें अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। और अब तुम्हारा पति तो कुछ काम का ही नहीं रहा, ना तो उसके शरीर में ताकत है और ना ही उसकी आंखों से उसे कुछ दिखता है। तो क्यों नहीं तुम अपनी इस जवानी को व्यर्थ गंवा रही हो, मेरे साथ व्यतीत करो। इसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। श्वान की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती। तुम अभी भी नहीं सुधरे हो। वो गुस्सा करने लगी तो इसने भी कहा कि किसने देखा, अरे तुम्हारा पति तो उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, और उसके पास इतनी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएगी, वो तो खुद भीख मंगा है। यदि उसके पास स्वर्ण मुद्राएं रहती तो मुझे क्यों देता, क्या कोई साक्षी है उसका? ये तो पूरी तरह से इसने तो नकार दे दिया। प्रेमलता घर पर आती है और अपने पति से कहती कि वो तो मना कर रहा है कि मैं कोई सुनार उनार को नहीं जानता और किसी ने मेरे पास 5,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं रखी है। मुझे व्यर्थ के अंदर बदनाम करने की साजिश है। सुनार को बड़ा आघात पहुंचा। मैं जिसे अपना परम मित्र समझता था वो इस तरह से निकलेगा और दो टूक जवाब दे देगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर सुनार अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने ही उद्यान में आया और उसने आवाज दी, सज्जन राज। सज्जन बाहर आया और कहने लगा, कहो क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, मैंने तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वो मुझे आज जरूरत है, वापस दो। सज्जन राज ने कहा, तुम पगला गए हो, कब तुमने मुझे दी थी? और तुम्हारा मेरा तो रिश्ता भी नहीं है। स्पष्ट रूप से नाकार दे दिया। इसे गहरा सदमा पहुंचा। मैंने कितना विश्वास किया था इसके ऊपर। खैर, प्रेमलता अपने पति का हाथ पकड़कर भीतर ले आई और कहा कि तुम शांत रहो। अब उसकी नीयत बदल गई है। पैसा चीज ऐसी ही होती है, अच्छे अच्छे की नीयत नीतिमत्ता बदल जाती है। सुनार ने कहा कि तुम एक काम करो, गांव के मुखिया के पास जाओ और इसकी शिकायत करो। मुखिया जरूर इसे दंडित करेगा और हमारी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस देना। अरे मैंने इतनी मेहनत से कमाया हुआ था ये सारा धन, और मैंने उसे एक सज्जन समझ के रखने के लिए दे दिया, तो आज उसने तो पूरा की पूरा बोल दिया कि मेरे पास है ही नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पति के वारंवार कहने से प्रेमलता मुखिया के पास जाती है। मुखिया भी उसके रूप सौंदर्य के ऊपर इतना मोहित होता है। जब उसकी बात सुनता है तो मुखिया कहता है कि मैं तो तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला के रहूंगा, बस सिर्फ मेरी भी इच्छा तुम पूरी कर दो। प्रेमलता समझ गई कि ये भी रूप का प्यासा भंवरा मुझे नोच कर खाना चाहता है, पर मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। उसे भी बुरी तरह लताड़ कर प्रेमलता वहां से निकल गई। इसने भी कहा, हाँ हाँ जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूं। मुखिया ने उसे भी दमदाटी दे दी। ये बेचारी आई और कहने लगी अपने पति से कि तुम भूल जाओ वो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, वो हमारे नसीब में ही नहीं थी। मुखिया ने भी मना कर दिया और इस तरह से वो भी मेरे से गंदी बात करने लगा है। सुनार ने कहा कि नहीं, एक काम करो, तुम अब कोतवाल के पास शिकायत लेकर जाओ। कोतवाल जरूर सुनेगा, क्योंकि कोतवाल के मैंने कई बार आभूषण बनाए हैं और मेरे उन आभूषणों को देखकर वो बड़ा प्रसन्न होता था। कहता था कि सुनार जी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम जरूर जाओ, मेरा नाम बोलो और कहो कि इस तरह से ये सज्जन दास ने
हमारी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हड़प करने की ठान ली, वो मना कर रहा है कि उसके पास है ही नहीं, हमने उसे दी ही नहीं। प्रेमलता फिर से अपने पति की बात सुनकर कोतवाल के पास जाती है। कोतवाल भी उसके रूप, उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है और काम वासना से पीड़ित होकर उसे प्रणय की याचना करता है। कोतवाल को भी प्रेमलता बुरी तरह से फटकारती है और कहती कि कम से कम तुम जिस औहदे के ऊपर बैठे हो उसकी तो लाज रखी होती। अरे तुम्हारे लिए नगर की समस्त स्त्रियां मां बहन के समान होनी चाहिए और तुम मेरे ऊपर भी बुरी नजर डाल रहे हो, जबकि मैं तुमसे एक कोतवाल होने के नाते किसी ने अपराध किया तो उसको दंडित करने के लिए तुमसे याचना करने आए, तो तुम मुझसे प्रेम की याचना करने लगे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बुरी तरह से कोतवाल को भी लथाड़ा और वापस आई। अब अपने पति को कहने लगी कि सुनो जी, अब बहुत हो गया, ना तो वो तुम्हारा सज्जन देने को तैयार है, उसकी शिकायत मुखिया सुनने को तैयार नहीं है, मुखिया की शिकायत कोतवाल सुनने को तैयार नहीं है। अब समझ में आ गया है कि अब 5,000 स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर मिट्टी डाल दो, हमें नहीं मिलने वाली है। पर इतनी जल्दी सुनार हार नहीं मानने वाला था। उसने कहा बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम न्यायाधिकारी के पास चली जाओ, न्यायाधिकारी जरूर न्याय करेगा, मुझे विश्वास है। पति के वारंवार कहने से प्रेमलता न्यायाधीश के पास चली जाती है, न्यायाधिकारी के पास जाती है और समस्त स्थिति उसको सुनाने लगती है। तो न्यायाधिकारी कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, कोई गवाह है, तुम्हारे पति ने उसको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? इसने कहा नहीं, उसकी गवाह तो मैं भी नहीं हूं, मेरे सामने भी नहीं थी, पर मेरे पति झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी है और इसकी नीति फिर गई है। उसकी शिकायत मैं जब मुखिया से करने गई तो मुखिया ने भी मेरी बात नहीं सुनी, कोतवाल के पास गई, आखिर हार कर मैं आपके पास आई हूं। न्यायाधीश भी उसके रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो चुका था, उसकी बातें उसे सुनाई नहीं दे रही थी और अपनी आंखों से उसके रूप का, सौंदर्य का पान किए जा रहा था। आखिर न्यायाधीश ने भी निर्लज्जता से परिपूर्ण होकर प्रेमलता से कहा कि देखो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है तो भी मैं ऐसे ऐसे गवाह खड़े कर दूंगा और तुम्हारे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस दिला दूंगा, पर सिर्फ एक रात के लिए तुम मेरी शैया पे आ जाओ। इतना सुनना ही था, प्रेमलता अपना आपा खो बैठी। उसने बुरी तरह से न्यायाधीश को भी सुना डाला और वापस आ गई। अपने पति को कह दिया कि हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। ये नाराज हो गया, दुखी रहने लग गया। अपने पति के दुख को ज्यादा दिनों तक ये नहीं देख पाई, अंदर ही अंदर घुलते जा रहा था, घुटते जा रहा था। आखिर प्रेमलता ने कहा कि ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, पर व्यर्थ की चिंता मत करो। मेरे दिमाग में एक योजना आ गई है और मैं इन सबको भी दंडित करूंगी और तुम्हारी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भी उस सज्जन से वापस लेके रहूंगी। बस अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरे दिन 16 श्रृंगार करके प्रेमलता सज्जन राज के घर पर पहुंच गई और कहने लगी कि सज्जन राज, उस दिन सचमुच में मुझे तुम्हारा कहना मान लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया। मुझे अपने आप पर
लज्जा आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं शर्मिंदा हूं। अरे अरे, तुम क्यों शर्मिंदा हो? कोई बात नहीं, मैं तो आज भी तुम्हें वैसा ही प्रेम करता हूं। बस तुम खुशी खुशी यदि मेरे को समर्पित कर देते हो तो मैं सच्ची कहता हूं, तुम्हारे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे को लेके क्या करना है। पर उस दिन तुमने जब मुझे प्रताड़ित कर दिया ना, तो मैं जरूर आहत हुआ, पर अब मेरे मन से निकल गया। मैं तो इंतजार आज भी करता हूं, जैसे ही तुम गमलों में पानी डालने के लिए आती तो मैं चोरी चोरी तुमको देखता रहता हूं। तुम भूल जाओ, तुमने मुझे डांटा, तुमने मुझे लज्जित किया, पर देर से ही सही तुम्हारी समझ में आ गया, अब तुम्हारा पति तुम्हारे काम का नहीं रहा है। मैं तो पड़ोसी हूं, मैं तो कभी भी तुम्हारे पास आ सकता हूं। मन ही मन प्रेमलता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा कि ठीक है, कल सवेरे प्रथम प्रहर में सूर्योदय के पश्चात मेरे घर पे आओ और मेरे साथ में ही तुम्हारा नाश्ता वगैरह होगा, फिर अपन आराम से अपनी बातें करेंगे। ये तो बड़ा खुश हो गया। ये गई फिर वहां से निकलकर मुखिया के पास। मुखिया के पास जाकर कहने लगी कि मुखिया जी मुझे माफ कर देना, उस दिन आवेश में आकर मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूं, बहुत कद्र करती हूं, आखिर आप पूरे गांव के मुखिया हो। मुखिया अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा, फिर कब समर्पित हो रही हो मुझे? मुखिया की बात सुनकर प्रेमलता कहने लगी कि कल दूसरे प्रहर में आप मेरे घर पधारो, हम वहीं पे अपनी बातें करेंगे और मेरे साथ ही आप भोजन भी कीजिए। निमंत्रण देकर मुखिया के वहां से ये निकलकर सीधी कोतवाल के पास गई। कोतवाल से कहने लगी कि कोतवाल जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं, क्या आप कल मेरे यहां पर तीसरे प्रहर में आओगे? हम बैठकर बातें करेंगे और गिले शिकवे सारे दूर हो जाएंगे हमारे। कोतवाल तो इंतजार कर रहा था, रूप की रानी खुद आमंत्रण देने आ गई है आज। कोतवाल ने खुशी खुशी कहा कि बस मैं तो बेसब्री से इंतजार करूंगा कल का तीसरे प्रहर का। चौथे प्रहर का आमंत्रण देने के लिए प्रेमलता न्यायाधीश के पास पहुंच गई और न्यायाधीश को कहा कि हे न्यायमूर्ति, मुझे माफ करना, मैंने अपने रूप और सौंदर्य के मद में आकर, अभिमान में आकर आपको बहुत तिरस्कृत किया, आपका बहुत अपमान किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो महान हो, क्या आप कल चतुर्थ प्रहर में मेरे घर पर आओगे? हम साथ में खाना खाएंगे और सारे गिले शिकवे समाप्त कर देंगे। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ जब न्यायाधीश को प्रेमलता ने यह बात कही तो न्यायाधीश तो स्वप्नलोक के अंदर चला गया। उसने कहा, जरूर सुंदरी, मैं चतुर्थ प्रहर में पहुंच जाऊंगा। इस बीच वहां से निकलकर एक बड़े बड़े संदूक बनाने वाले के वहां पर प्रेमलता पहुंच गई और कहने लगी, मुझे 3 संदूक आदमकद चाहिए जिसमें आदमी आराम से बैठ सके। उसने कहा, तैयार है, आपके आदमी को भेजकर बग्गी के अंदर मेरे घर पे पहुंचा दो और जितनी राशि है मैं अभी आपको देके चली जाती हूँ। अलग अलग कमरों में इसने तीनों संदूक रखवा दिए। जो अपनी परिचारिका थी उसे कहा कि आज एकदम सुस्वादिष्ट भोजन बनाना और एक अत्यंत गरिष्ठ भोजन बनाना, बस खाने वाला उंगलियां चाटने लग जाए।
उसकी रसोईया बनाने वाली ने सुंदर भोजन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब सवेरा होते ही ये तो उतावला था सज्जन राज, आया और कहने लगा कि प्रेमलता जी, नाश्ता रेडी हुआ या नहीं? मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अरे रात भर मैं सोया ही नहीं हूं। उसने कहा इतनी भी जल्दी क्या है, आओ। उसको एक सुसज्जित रूम के अंदर प्रेमलता ले जाती है और पलंग के ऊपर आसनस्थ करती है। और प्रेमलता नाश्ते का प्रबंध करने के लिए किचन की तरफ जाने लगती तो सज्जन राज बोलता है कि क्यों तकलीफ करती हो, नाश्ता बाद में होता रहेगा, आओ ना, बैठो ना। हंसते हुए प्रेमलता कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हम आराम से नाश्ता वगैरह करते, फिर पूरा दिन हमारा ही है। नाश्ता लेकर प्रेमलता आती है। प्रेमलता बहुत धीमे धीमे खाती है, इसे खिलाती रहती है, बातें करती रहती है। सज्जन राज 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रेमलता को देता है और कहता है कि तुम्हारे पति को 100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत थी ना, ये मैं लेके आया हूं, बाकी 5000 भी मैं जब मांगूंगी तब दे दूंगा, पर आप थोड़ा नजदीक आकर बैठिए। उसने कहा अभी नाश्ता अच्छी तरह से कर लीजिए, बातें करते हैं, जल्दी क्या है। इसी बीच जब नाश्ता चल रहा था तो इस प्रेमलता की काम वाली को प्रेमलता ने सब कुछ समझा के रख दिया था। वो दरवाजा जोरों से खटखटाती है। प्रेमलता कहती है तनिक रुको, मैं अभी देख के आती हूं कौन है। भीतर से ही आवाज देती है प्रेमलता के कौन है। तो काम वाली कहती कि आपके भाई साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेमलता सज्जन राज की तरफ अभिमुख होते हुए कहती है कि मेरा भाई आ गया है, आप निश्चिंत रहो, आप यहीं बैठो, मैं उसे समझाकर रवाना करके आती हूं। प्रेमलता चली जाती है। करीब प्रथम प्रहर समाप्त होने में चंद मिनट ही बाकी थे। दूसरे प्रहर में मुखिया आने वाला था। प्रेमलता वापस आती है सज्जन राज के पास और कहने लगती है मुझे माफ करना, काफी देरी हो गई उसे समझाने में, बहुत अत्यावश्यक कार्य से वो आया हुआ था, तो जैसे तैसे उसको भी नाश्ता वगैरह कराकर उसको रवाना करके आ गई हूं। अब हम निश्चिंतता से बैठते हैं, बातें करते हैं। ये भूल गया किस तरह से उसने 1.5-2 घंटे एकाकी व्यतीत किए थे। उसे लगा कि बस अब तो मजे ही मजे हैं। इतने में मुखिया ने दरवाजा खटखटाया। इसने आवाज दी कौन है? अरे मैं मुखिया हूं। मुखिया का नाम सुनते ही सज्जन राज घबरा गया। उसने कहा ये क्यों आया? अरे मेरे पति से कुछ आभूषण बनवाने होंगे, ये हमेशा आते रहते, तुम तनिक रुको, मैं अभी आती हूं। और इसने दरवाजा बंद किया रूम का और सज्जन राज को उसी रूम में बैठा कर बाहर से ताला लगा दिया। आई मुखिया को जिस कमरे के अंदर एक संदूक उसने रखा था, 3 संदूक तीनों अलग अलग रूम में थे, वहां पर भी शैया थी बिछाई हुई सुंदर सी, इत्र वगैरह से पूरा रूम खुशबूदार हो रहा था, मादकता छा रही थी। उसने मुखिया को बैठाया। मुखिया के लिए भी भोजन का प्रबंध अच्छी तरह से करा। भोजन का समय तो हो ही चुका था। सुमधुर वार्तालाप के दौरान मुखिया को गरिष्ठ खाना खिलाया जा रही है और इसी बीच उसकी नौकरानी ने आवाज दी, क्योंकि रूम इतने दूर दूर थे कि आवाज जा नहीं सकती थी, चिल्लाना पड़ता था, तब कहीं जाके सुनाई देगा, वो भी बारीक। तो इसने कहा कि क्या बात है,
नौकरानी कही कि आपके भाई साहब आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेमलता ने कहा कि उन्हें हॉल में बैठाइए, मैं अभी आती हूँ। और तत्काल उसने कहा कि मेरा भाई आया है। मुखिया जी, आप बुरा मत मानना, भाई है, वो कभी भी इधर भी आ सकता है, आप इस संदूक के अंदर बैठ जाइए। खाना अधूरा छोड़कर मुखिया संदूक के अंदर घबरा कर बैठ गया। इसने संदूक को बाहर से ताला लगा लिया और आ गई। इस बीच कोतवाल भी आ गया। कोतवाल ने आवाज दी तो मुखिया सोचने लगा कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, पर बोल नहीं सकता था। कोतवाल आराम से बातें करने लगा। उसे भी गरिष्ठ भोजन का स्वाद लेते लेते जब वो बातें कर रहा था और प्रेमलता कहने लगी कि कोतवाल साहब, मुझे आज भी उस दिन का पश्चाताप हो रहा है। मैंने कितनी कठोरता के साथ आपसे अपशब्द कह दिए थे जो कि मुझे नहीं कहने चाहिए थे। आप इतने बड़े व्यक्ति मत, चाहे जिसको आप अंदर डाल सकते हो, पर मैंने आपके ओहदे को भी नहीं पहचाना और जो मुंह में आया आपके लिए बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे रूपवती, अरे प्रेमलता, तुम क्यों इस तरह से अपने आप को दोषी दे रही हो? तुम्हारी जगह कोई दूसरा भी रहता तो ऐसा ही कहता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा गिला शिकवा आज सब पश्चाताप भी मैं मिटा दूंगा। आज की रात तुम जिंदगी में नहीं भूल पाओगी। कोतवाल अपनी मूंछों को ताव देता हुआ डींगे हाँक रहा था। इसी बीच न्यायाधिकारी ने दरवाजा खटखटाया। इसने आवाज दी क्योंकि इसका रूम अब दरवाजे के नजदीक ही था, कोतवाल का। न्यायाधीश के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर प्रेमलता कहने लगी कि कौन है? अरे मैं न्यायाधिकारी, क्या तुम पहचानती नहीं हो? इतना सुनना ही था कि कोतवाल को लगा कहीं तुमने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। इन्हें कैसे पता चला? क्यों आए इस समय? अरे ये मेरे पति के दोस्त हैं, उनकी तबीयत खराब है तो पूछने के लिए आए होंगे, अक्सर आते रहते। तुम निश्चिंत रहो, तुम इस संदूक के अंदर छुप जाओ, वरना भीतर आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। कोतवाल ने बिना सोचे समझे संदूक के अंदर प्रवेश किया। इसने संदूक का ढक्कन लगाया और बाहर से ताला लगा दिया। मुखिया भी संदूक में है, दूसरे रूम में कोतवाल भी संदूक में है। न्यायाधिकारी ने कहा कि इतनी देरी क्यों लगा दी और क्या आवाजें आ रही थी? अरे कुछ नहीं, मेरे पति को मैंने कहा कि आप आराम फरमाओ, कोई आया है, उनको अलग बैठा के मैं आपके पास आई, इसलिए विलंब हो गया। न्यायाधीश भी जिस रूम में अभी वो एक संदूक बचा था, उस रूम की साज सज्जा देखकर ही आश्चर्यचकित हो गया। वाह, क्या सुंदर सजावट की है। रात्रि का समय था, चतुर्थ प्रहर शुरू हो गया था। अब उस रात्रि के समय में खाना खाकर गरिष्ठ भोजन से अपने आप को उद्वेलित कर रहा था ये कि कब बस मेरे बाहुपाश के अंदर ये प्रेमलता आ जाए और मैं अपने अरमानों को पूरा करूं, ये इच्छा इसकी। ये सब देखकर फिर से खाना अधूरा ही चल रहा था इसका भी। इसकी नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और कहने लगी, मालकिन, आपके भाई साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेमलता ने कहा कि उन्हें तनिक रोको, मैं आ रही हूं। और न्यायाधिकारी को भी कहा कि मेरा भाई आया है, आप इस संदूक के अंदर छुप जाओ, अपनी इज्जत का कहीं पंचनामा ना हो जाए। ये सोचकर बिना सोचे समझे संदूक के अंदर न्यायाधीश भी आ गए। इसने बाहर से ताला लगाया और आराम से
जो कि थोड़ा थोड़ा खा रही थी, भरपेट खाया और अब सोचने लगी कि अब क्या करना है। इसी बीच सज्जनराज के कमरे में आती है, जो कि खाने के अंदर बेहोशी की दवा भी थी। स्वादिष्ट खाना तो था, ये बेहोश पड़ा था, किसी को कुछ खबर ही नहीं। इसकी तंद्रा टूटी, इसने उठाया उसे और कहने लगी कि तुम तो खाना खाते ही सो गए, अब तो दूसरा दिन सवेरा होने आया है। सज्जनराज अपनी आंखें मलते हुए कहने लगा, हाँ खाना इतना स्वादिष्ट था ना कि मैं खाता ही गया, मुझे भान ही नहीं रहा। आओ आओ आओ, बैठो मेरे पास। सज्जनराज को प्रेमलता ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठने के लिए भी तैयार हूं। इस बीच प्रेमलता ने तीनों संदूकों को एक साथ रखवा दिया था अपने नौकरों से उठाकर, पर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। करीब करीब तीनों भी बेहोश थे खाना खाकर, और ये प्रेमलता उनके साथ बैठकर सिर्फ सलाद खा रही थी। खैर, अब प्रेमलता को आतुरता से सज्जनराज कहने लगा कि क्या बात है, तुम क्यों मुझे टाल रही हो? अब तो मैं आ गया हूं, सब कुछ हो गया, खाना भी हो गया, अब आओ ना, क्यों देरी कर रही हो? प्रेमलता ने कहा कि नहीं, तुम पहले मुझे सच सच बताओ। तीनों संदूकों के रूम में लेकर गई और कहने लगी, हम इस शैया पे नहीं उस शैया पे बातें करेंगे, चलो सच सच बताना, क्या मेरे पति ने तुमको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? अरे हाँ दी थी ना, मैंने कब मना किया? मैंने तो तुम्हें कल भी बताया कि तुम्हें जब जब जरूरत होगी मैं तुम्हारी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खुशी खुशी लौटा दूंगा, और यहां तक कि मैं अपनी तरफ से भी तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अब देरी मत करो प्रिय, आ जाओ। नहीं, पहले मेरे को विश्वास दिलाओ, ये पलंग, ये तीनों संदूक तुम्हारी साक्षी है, तुम जो बोल रहे हो असत्य नहीं है, ये भी गवाही देंगे। इसने सोचा है संदूक क्या गवाही देंगे? उसने कहा हाँ मैं सच ही कह रहा हूं। ठीक है। इस बीच उसने कहा तनिक रुको, मैं अभी आती हूं, पानी का ग्लास भर के लाती हूं, फिर हम आराम से यहां पर बैठेंगे। चली गई और जोर से चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। अड़ोसी पड़ोसी भाग कर आ गए। देखा तो सचमुच में पलंग के पीछे कोई था। देखा तो सज्जनराज। अड़ोसी पड़ोसी तो जानते ही थे। अरे तू यहां पर क्या कर रहा है इनके घर के अंदर? उसे पकड़ लिया। राजा के सिपाही को जब पता चला, जो गश्त लगा रहे थे, जो कि अपनी अपनी ड्यूटी समाप्त करके जाने वाले थे, उन्होंने सज्जनराज को पकड़ लिया और राज दरबार में खड़ा किया। राजा ने पूछा इसका अपराध? कि सुनार के यहां पर चोरी करने के मकसद से गया था, इसको हमने पकड़ लिया है। बुलाया गया। प्रेमलता पहुंची। उसने कहा कि सज्जनराज कहने लगा कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, तो तुम इनके घर में क्यों गए? प्रेमलता को जब बुलाया गया तो प्रेमलता ने सारी बात महाराज से कहने के लिए अपना मुंह खोला कि ये झूठ बोलता है। इसको मेरे पति ने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और जब मैं मांगने गई तो मेरे से ये प्रणय याचना करने लगा। जब मैंने इसका कहना नहीं माना तो ये जबरदस्ती से मेरे घर के अंदर आ गया। इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो तुम मुखिया के पास क्यों नहीं गई? पहले दिन ही इसकी शिकायत कर देनी चाहिए थी। मैं मुखिया के पास भी गई, पर मुखिया ने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम्हें कोतवाल के पास जाना था। कोतवाल ने भी कुछ नहीं सुनवाई की। अरे
मुखिया ने नहीं सुनवाई की, कोतवाल ने नहीं सुनवाई की, फिर न्यायाधिकारी के पास जाती। न्यायाधिकारी के पास भी गई पर वहां पे भी मुझे न्याय नहीं मिला। अब राजा को आश्चर्य होने लगा। अपने अंगरक्षकों को कहा कि सिपाहियों को अलग अलग टुकड़ी करके भेजो और मुखिया, कोतवाल और न्यायाधीश को हाजिर किया जाए। तीनों रहते तो आते ना, तीनों तो थे ही नहीं। राजा को और ज्यादा आश्चर्य, तीनों अपने स्थान पर नहीं थे। कोतवाली के अंदर कोतवाल नहीं था, गांव के अंदर मुखिया का पत्ता नहीं था और न्यायाधीश न्यायालय में नहीं था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि प्रेमलता जी, आखिर बात क्या है, मुझे स्पष्ट कहो। कि नहीं महाराज, बात कुछ नहीं है, खाली इससे कबूलवाओ कि इसने 5000 स्वर्ण मुद्राएं ली है या नहीं। सज्जन राज अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, मैंने ली नहीं है। वो तो खुद ही इतना पैसा लाता कहां से और मुझे क्यों देता, मैं कौन से रिश्तेदारी में आता हूं उसके। और उसने अपने पत्नी को भी नहीं कहा। राजा ने कहा, प्रेमलता जी, इसकी बात तो सही है, क्या उसका कोई साक्षी है, कोई उसका गवाह है जो इसने 5000 स्वर्ण मुद्राएं आपके पति ने इसे दी थी? प्रेमलता कहती, हां गवाह है, 3 संदूक, वो तीनों इसकी गवाहें देंगी। क्या बात करती हो, संदूक गवाहें देंगी? हां, आप मेरे यहां पर बग्घी भिजवाओ और वो तीनों संदूक आपके कर्मचारियों से उठाकर राज दरबार में मंगवाओ। मंगवाई गई। राजा को समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। काफी प्रजा भी वहां पे इकट्ठी हो चुकी थी, सभासद भी इकट्ठे हो चुके थे कि ये नया माजरा क्या है। आखिर अब भी सज्जन राज को यह विश्वास था कि संदूक क्या बोलेगी, क्योंकि सज्जन राज को पता ही नहीं कि एक में मुखिया है, एक में कोतवाल है और एक में न्यायाधीश है। और वो सब जानते हैं क्योंकि उस समय तो सभी होश में थे, क्योंकि सब कुछ उसी समय घटित हो गया था। खाना थोड़ा सा ही खाया था, पेट में गया था, बाद में तो उनको बेहोशी आने वाली ही थी। खैर, बेहोशी समाप्त होने के बाद की बात जब सज्जन राज को पता नहीं थी, तो सज्जन राज अभी भी अपने आत्मविश्वास के साथ कहने लगा कि मैंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं ली है। तब राजा ने प्रेमलता के पास देखा और कहा कि ये तो आज अभी भी मना कर रहा है, तुम्हारी इन संदूकों को कहो कि गवाही दे। आश्चर्य मिश्रित निगाहों से संदूकों की तरफ राजा और प्रजा देख रही थी। प्रेमलता ने कहा कि हे संदूकों, तुम साक्षी हो, क्या तुम्हारे सामने इसने कबूल नहीं किया था कि मेरे पति ने इन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? पर संदूक से कोई आवाज नहीं है। राजा ने कहा, ये क्या है, क्यों हमारा समय तुम व्यर्थ कर रही हो, भला निर्जीव संदूक भी गवाही देंगी क्या? उसने कहा कि महाराज हां, ये गवाही देंगे। आप घास फूस और अलग अलग संदूक के आजू बाजू में लकड़ियां रखो और आग लगा दो, ये संदूक भी बोलेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। संदूक के अंदर बैठे वो सुन रहे थे पर उनके मुंह से सवाल ही नहीं आता राजा के सामने कैसे क्या जबान खोले। जब लकड़ियां रची गई, घास फूस रखे गए, यानी आग लगा दी गई, अब आग की तपिश से जब इनका शरीर झुलसने लगा तो चिल्लाए, हां महाराज, इस सज्जन राज ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। एक साथ जब संदूकों में से ऐसी आवाजें आने लगी तो राजा ने कहा कि क्या माजरा है। राजा के कथनानुसार फिर तीनों संदूकों के ताले खोले गए तो तीनों में से मुखिया, कोतवाल और न्यायाधिकारी निकले। राजा को समस्त स्थिति जब प्रेमलता ने सुनाई तो राजा ने आदेश दिया, इन चारों को कारागार में बंद कर दो और 5000 स्वर्ण मुद्राएं जो सज्जन राज ने ली थी उसने भी वापस लौटा दी। प्रेमलता की विचक्षणता के कारण राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने कहा कि ऐसी ही महिलाएं हमारे राज्य की आन बान और शान है। आज के बाद
किसी भी पराई स्त्री के प्रति राजा ने घोषणा करवा दी, किसी ने दुर्बुद्धि से भी कुदृष्टि डालने की कोशिश की, उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। ये घोषणा सुनकर पतिव्रताएं नारियाओं के साथ साथ नारी समाज के अंदर एक हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। अब हम सुरक्षित हैं, हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ये आत्मविश्वास प्रत्येक नारी के अंदर आ गया। दोस्तों, ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक प्रति गुरुवार को आप भी कहानी सुनना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अभिमत अभिव्यक्त कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।